इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू माफी की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से दरख्वास्त की है कि मुझे माफ कर दीजिए। और अब सवाल सिर्फ एक नहीं कई हैं। आखिर नेतन्याहू किस अपराध के लिए माफी चाहते हैं? क्या उन्हें कबूलना पड़ेगा कि वो अपराधी हैं? और क्या गाजा युद्ध को बढ़ाने की वजह भी यही थी कि ताकि वो अदालत की कार्रवाई से बच सके? नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। सवाल सीधा और चौंकाने वाला है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आखिर किस जुर्म की माफी मांग रहे हैं, और वो भी बिना ये माने कि उन्होंने कुछ गलत किया है। क्या ऐसा हो सकता है? चलिए बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। दरअसल रविवार को नेतन्याहू ने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग को 111 पेज का एक माफीनामा भेजा। उन पर 2019 में 3 बड़े भ्रष्टाचार के केस लगे थे। केस 1000, केस 2000 और केस 4000। इल्जाम है रिश्वत लेना, धोखाधड़ी और विश्वासघात। नेतन्याहू पूरी तरह बेकसूर होने का दावा करते हैं। उनका तर्क है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब मेरे दुश्मनों और मीडिया की साजिश है, ये एक राजनीतिक डायन हंट है। और तो और उनका कहना यह भी है कि अगर मुझे माफ़ी मिल जाएगी तो मैं इस मुश्किल वक्त में इजराइल को और मजबूत बना पाऊंगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायली प्रेसिडेंट हर्जोग से नेतन्याहू को माफ़ी देने की अपील की थी। ये आवेदन आने के कुछ हफ्ते पहले ही ट्रंप ने हर्जोग से कहा था कि नेतन्याहू को माफ़ कर दो, और नेतन्याहू ने अपने आवेदन में ट्रंप का वो बयान भी जोड़ दिया है। हालांकि हर्जोग पहले कह चुके हैं कि उनका झुकाव समझौता करके मामले को निपटाने की तरफ है। इस पर देश के अंदर प्रतिक्रियाएं क्या हैं, उनकी बात करें तो रविवार 1 दिसंबर 2025 की रात को तेल अवीव में राष्ट्रपति निवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां ले रखी थी, जिन पर लिखा था युद्ध चल रहा है और प्रधानमंत्री खुद को बचाने में लगे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों और नेतन्याहू के विरोधियों ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने अदालती मामलों से ध्यान भटकाने या उन्हें टालने के लिए गजा युद्ध को जानबूझकर लंबा किया या उसे और ज्यादा आक्रामक बनाया। ये एक प्रमुख राजनीतिक आरोप है जिसका सामना वो कर रहे हैं। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष योहानन प्लेसनर ने भी इसी तरह के बयान दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू खुद को मासूम बताते हैं लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, और ये एक गलत मिसाल कायम करेगा। अब सवाल ये है कि माफ़ी के लिए गुनाह कबूल करना ज़रूरी है या नहीं। विपक्ष के नेता यार लैपिड चिल्ला रहे हैं कि बिना कोई गुनाह माने, बिना पछतावा दिखाए और राजनीति से फौरन संन्यास लिए बिना माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन कानूनी विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इजराइल के कानून में माफ़ी के लिए गुनाह कबूल करना अनिवार्य नहीं है। ये कानूनी तौर पर मुमकिन है कि बिना जुर्म साबित हुए या बिना गुनाह कबूल किए भी माफ़ी पर विचार किया जाए, यानी कोई शर्त ही नहीं है। अब ये आवेदन पहले न्याय मंत्रालय के पार्डन डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति ज़्यादातर मामलों में न्याय मंत्रालय की सलाह मानते हैं, लेकिन ये सलाह बाध्यकारी नहीं होती। आखिरी फैसला राष्ट्रपति का होता है। अब चलिए तीनों केस एक एक करके समझते हैं, जो बेहद हैरान करने वाले हैं। केस 1000 यानी गिफ्ट्स अफेयर। नेतन्याहू दंपति पर इल्जाम है कि उन्होंने 2 अरबपतियों, हॉलीवुड प्रोड्यूसर अर्नोन मिल्चन और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर से करीब 7 लाख शेकेल, लगभग 1.5 करोड़ रुपए के महंगे तोहफे लिए, शैंपेन, सिगार वगैरह। बदले में मिल्चन को अमेरिकी वीज़ा दिलवाया और टैक्स छूट वाला कानून लाने की कोशिश की। केस 2000 नेतन्याहू मोजेस डील। यहाँ बात हुई अखबार वाले से। येदिनोट एहरोनोट अखबार के मालिक अर्नोन मोजेस से कथित डील थी कि तुम मुझे अच्छी कवरेज दो, मैं तुम्हारे कॉम्पिटिटर अखबार यानी इजराइल यूम को कानून से दबा दूंगा। केस 4000 यानी बेजेक अफेयर सबसे गंभीर। यहाँ तो रिश्वत का भी इल्ज़ाम है। नेतन्याहू ने संचार मंत्री रहते हुए बेजेक कंपनी को बड़े रेगुलेटरी फायदे दिए। बदले में कंपनी के मालिक
शाउल एलोविच के न्यूज़ पोर्टल वाला पर नेतन्याहू दंपति की तारीफ वाली खबरें छपवाईं। अब देखिए, हैरान करने वाली बात यह भी है कि 1996 के बाद से इजराइल का हर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की किसी न किसी जांच के दायरे में आया है। यानी इजराइल की राजनीति में करप्शन की फहरिस्त काफी लंबी है। 1996 में नेतन्याहू जब उनका पहला टर्म था, 1999 में एहुद बराक, 2001 में एरियल शेरोन, 2006 में एहुद ओलमर्ट जो जेल भी गए, और अब नेतन्याहू पर फिर से भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। गजा युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद हुई, लेकिन इसके बाद जिस पैमाने पर इजराइल ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की, उसने पूरी दुनिया में तीखी बहस छेड़ दी। हजारों नागरिकों की मौत, अस्पतालों पर हमले, खाने पीने की किल्लत, बिजली की सप्लाई रोकने और युद्ध विराम से इनकार के चलते इजराइल को मानवीय संकट के लिए कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। गजा में ऑपरेशन के साथ ही इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ सीमावर्ती सैन्य अभियान, सीरिया में ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक और यमन में हूती गुट के ड्रोन खतरों के लिए सैन्य तैयारी, 3 अलग अलग मोर्चों पर बेहद सक्रिय उपस्थिति बनाए रखी है। यानी लड़ाई सिर्फ गजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आया। इन युद्धों और लगातार सैन्य एक्शन के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर विपक्ष और आलोचकों के गंभीर राजनीतिक आरोप भी लगते रहे। विरोधी दलों का दावा है कि नेतन्याहू युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि युद्ध की स्थिति उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार और पावर के गलत इस्तेमाल से जुड़े कानूनी मामलों से राजनीतिक ढाल का काम करती है। विपक्ष का आरोप है कि युद्ध जारी रहने से देश में चुनाव टाले जा सकते हैं और नेतन्याहू अपनी सत्ता बनाए रख सकते हैं। हालांकि नेतन्याहू इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहते हैं कि इजराइल सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है और युद्ध को व्यक्तिगत फायदे से जोड़ना सेना और देश का अपमान है। लेकिन इजराइल के अंदर और बाहर ये राजनीतिक बहस लगातार तेज होती जा रही है कि क्या युद्ध सिर्फ सुरक्षा का सवाल है या फिर सत्ता और राजनीतिक अस्तित्व की भी लड़ाई बन चुका है। खैर, राजनीति में नैतिकता गिरने लगे तो न्यायपालिका आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद अदालत से माफी मांग रहा हो और देश युद्ध के बीच हो तो सवाल उठना लाजमी है। न्याय किसका होगा, जनता का या सत्ता का? क्या नेतन्याहू को माफी मिल जाएगी? क्या वो बिना गुनाह माने सजा से बच जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब गजा में चल रहे युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश है ताकि मुकदमा टलता रहे? आपको क्या लगता है, नेतन्याहू को माफी मिलनी चाहिए या नहीं? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।